ठीक है, एक बार देखिएगा उसको, अपना एटलस भी ओपन रखिएगा, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक जो नक्शा है उसको आप ओपन रखिए, और उसमें हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं हिमालय क्षेत्र के बारे में। ठीक है, हमने सबसे पहले भूआकृतिक प्रदेशों में आप देख रहे हो भारत को 6 भागों में विभाजित किया। क्या आपको सभी 6 भाग याद है? सबको याद है? वो 6 भाग कौन कौन से थे? आप सभी जानते हो। उसमें सबसे पहले हमने देखा था उत्तर और उत्तर पूर्व में स्थित जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था जो भारत का जो उत्तरवर्ती मैदानी क्षेत्र है, उत्तर भारत के विशाल मैदान, ठीक है, गंगा के मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान और कुछ भाग सिंधु और उसकी सहायक नदियों का मैदान। फिर थर्ड नंबर पे हमने बात की थी भारत का जो मरुस्थलीय प्रदेश है, थार मरुस्थल की, जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में स्थित है। भारत में राजस्थान, कुछ भाग गुजरात और हरियाणा और पंजाब तक में विस्तारित है, और पाकिस्तान में भी जाता है ये। अगला हमने पढ़ा था क्या? प्रायद्वीपीय भारत का पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो कि इन्वर्टेड ट्रायंगुलर है और ये भारत का सबसे बड़ा भाग है। याद है ना? सबको याद रखने हैं ये सारे भाग। फिर हमने पढ़ा था भारत के तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, जिसमें हमने देखा था पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में बड़े हैं, ज्यादा विस्तृत हैं, ज्यादा चौड़े हैं। और फिर हमने पढ़ा था द्वीप समूह, मतलब द्वीप समूह में हम जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह, और साथ ही साथ हम जानते हैं जो नदी द्वीप है, अन्य द्वीप है, उनका भी हमने अध्ययन करना है। तो ऐसे 6 भागों में हमने बांट दिया। अब इन 6 भागों में सबसे पहले जो हमने स्टार्ट किया था दैट इज व्हाट? कौन सा था? हिमालय पर्वत। ठीक है, तो हम हिमालय पर्वत श्रृंखला को आज शुरू करेंगे। उससे पहले आपका एक शॉर्ट सा जो है रिवीजन लिखिए। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन लिखिए, और एटलस अब बंद रखना जब ये लिखोगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के वह राज्य जिनकी सीमा म्यांमार, भारत के वह राज्य जिनकी सीमा म्यांमार यानी बर्मा से स्पर्श करती है, नाम बताएं। द स्टेट्स दैट शेयर्स बॉर्डर विद, कौन सा? विद म्यांमार से स्पर्श करती है, उनका नाम बताना है। अगला प्रश्न लिखेंगे। अगला प्रश्न, भारत का दक्षिणी बिंदु कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? भारत का दक्षिणी बिंदु कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है, कॉमा, इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? एवं इसका सामरिक और विश्व व्यापार में क्या महत्व है? सामरिक और विश्व व्यापार में क्या महत्व है दक्षिणी बिंदु का? ठीक है, विश्व व्यापार में क्या महत्व है? प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। भारत का उत्तरवर्ती राज्य, नॉर्दर्न मोस्ट उत्तरवर्ती राज्य कौन सा है? इसकी राजधानी क्या है? एवं इसका गठन कब हुआ? कौन सा है, इसकी राजधानी क्या है और इसका गठन कब हुआ? उत्तरवर्ती, नॉर्दर्न मोस्ट। ठीक है, चौथा प्रश्न,
पूर्वोत्तर में 7 बहनों के नाम से मशहूर, पूर्वोत्तर में जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, पूर्वोत्तर में 7 बहनों के नाम से मशहूर सभी राज्यों का उल्लेख कीजिए। इनमें कौन सा राज्य अन्य सभी राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? इनमें कौन सा राज्य अन्य सभी राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? सर फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। पूर्वोत्तर में 7 बहनों के नाम से मशहूर सभी राज्यों का उल्लेख कीजिए। इनमें कौन सा राज्य अन्य राज्यों की सीमाओं का उल्लेख करता, वो स्पर्श करता है? अगला प्रश्न, 5वां, चुंबी घाटी चुंबी घाटी कहां स्थित है? इसका सामरिक महत्व क्या है? एवं भारत की सुरक्षा की दृष्टि से एवं भारत की सुरक्षा की दृष्टि से यह क्षेत्र संवेदनशील क्यों समझा जाता है? एवं भारत की सुरक्षा की दृष्टि से यह क्षेत्र संवेदनशील क्यों समझा जाता है? ठीक है, ये मेंस में भी का प्रश्न आ पैकेट रहा दे दो। क्या बेटा? एक चिप्स का पैकेट दे दो। भाई कौन बोल रहा है? शालिनी शुक्ला जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं क्या? आप अपने घर में बात कर रही हैं? ठीक है, लिख लिया। भारत की सुरक्षा की दृष्टि से यह क्षेत्र अति संवेदनशील जो है, संवेदनशील क्यों समझा जाता है? क्या महत्व है इसका, आपको स्पष्ट करना है। चलिए आप तुरंत उत्तर स्पष्ट कीजिए इसके, और बाकी जो बड़े वाले प्रश्न है इनको आप घर में मेंस आंसर राइटिंग के रूप में भी करेंगे। अभी आप लोगों को मैं केवल 7 मिनट का समय दे रहा हूं, इनको तुरंत आप कीजिए। आपको 2-2 3-3 लाइन में स्पष्ट करना है आंसर।
सामरिक महत्व समझना है ना, डिफेंस के पर्पज से बात होती है। सामरिक महत्व का मतलब ये होता है डिफेंस, भारत की सुरक्षा, रणनीतिक रूप से क्या महत्व है उसका, क्षेत्र का। हो गया। कर लिया। चलिए अब हम हिमालय पे डिस्कस करेंगे। ये आप करके रखिए, अभी लास्ट में इसको डिस्कस करते हैं। हम बात कर रहे हैं अभी हिमालय क्षेत्र की। हम लोग बात कर रहे थे कि फिजियोग्राफिक डिविजन्स में
यानी कि भारत के भूआकृतिक प्रदेशों में सबसे पहले बात करेंगे भारत के उत्तर और उत्तर पूर्व में स्थित जो विशाल पर्वतमाला है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पर्वत जो है दुनिया में, हमने पढ़े हैं कि दुनिया में कौन कौन से, जो हमने अलग अलग महाद्वीप अभी पढ़े हैं, एशिया पढ़ा हमने, अफ्रीका पढ़ा, उत्तरी अमेरिका पढ़ा, हमने दक्षिण अमेरिका भी पढ़ा। तो हमने देखा कि यहाँ अलग अलग महाद्वीपों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पर्वत है, और पर्वतों का वर्गीकरण भी हमने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा, जिसमें हमने देखा वलित पर्वत भी होते हैं, ब्लॉक पर्वत भी होते हैं, आपने पढ़े थे। तो आपने देखा कि जो पर्वत हैं, उन पर्वतों की श्रेणी के हिसाब से देखें तो हिमालय पर्वत को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। हिमालय आपसे कोई पूछेगा किस प्रकार का पर्वत है, तो हिमालय नवीन वलित पर्वत है, ठीक है। तो नवीन वलित पर्वत के रूप में हिमालय को जाना जाता है। दूसरी बात, अगर हम बोले कि हिमालय जो है इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो हम जानते हैं हिमालय जो है ये कहां पर है? दक्षिण एशिया में है, दक्षिण एशिया में है, दक्षिण एशिया में है। और इसका विस्तार, अगर आपसे देश पूछें किन किन देशों में इसका विस्तार है आज के समय, तो आप देखते हो पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन यानी तिब्बत का क्षेत्र, और म्यांमार, और कुछ कुछ जगह पे थोड़ा भाग हम अफगानिस्तान में भी देखते हैं। तो हिमालय जो है मुख्यतः इन देशों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। और इस प्रकार से इसका जो विस्तार है ये टोटल 2400 किलोमीटर, या अगर आप और थोड़ा क्षेत्र इसमें जोड़ लें तो 2500 किलोमीटर के करीब आपको देखने को मिलता है। और इस आधार पर हिमालय जो है दुनिया की चौथी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय से जो लंबी पर्वत श्रृंखला है उनमें एंडीज आता है, जो कॉन्टिनेंट में हम बात कर रहे हैं, हम समुद्र या उसके नीचे की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने मिड अटलांटिक रिच पढ़ी थी तो वो सबसे लंबी मानी जाती है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो जमीन पे है, कॉन्टिनेंट पे आप देखें तो उसमें एंडीज आता है, उसमें रॉकीज आता है, उसमें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आता है। एंडीज साउथ अमेरिका में है, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है। तो उसके बाद जो चौथा सबसे लंबे पर्वतमालाओं में आता है वो आपका हिमालय है, जिसकी लंबाई 2400 से 2500 किलोमीटर के बीच में है, और ये दक्षिण एशिया में मिलने वाला पर्वत है, जो कि एक नवीन वलित पर्वत के रूप में जाना जाता है। हिमालय में साल भर बर्फ रहती है, जो हिमालय की उच्च चोटी है, जो आपका ग्रेट हिमालयन क्षेत्र है या आंतरिक हिमालय है, इसमें साल भर बर्फ रहती है। इसी कारण हिमालय को तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीसरा ध्रुव। यानी इसके अलावा ध्रुव का जो क्षेत्र होता है वहां पे हमेशा बर्फ रहती है। आप जानते हो कौन सा क्षेत्र, जो कि आपका नॉर्थ और साउथ पोल है। आर्कटिक का क्षेत्र, अंटार्कटिक का क्षेत्र है ना, तो वहां पर क्या रहती है? हमेशा बर्फ रहती है। उसके बाहर आप देखें तो हिमालय एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर साल भर बर्फ बनी रहती है। फिर हम देखें दिशा, तो इसकी दिशा क्या हमने आपको कल बताई थी? उत्तर पश्चिम से ये उत्तर पूर्व की दिशा में है। कैसा है? उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में हिमालय का विस्तार है, ये आप जानते हैं। और इस प्रकार से जो हिमालय है उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ, तो इसके दो बैंड, बैंड पहाड़ी भाषा में भी आपने सुना होगा, बैंड यानी मोड़, दो एंड या दो इसकी लास्ट की मेन पीक्स जो हैं दोनों साइड की, वो है नंगा पर्वत और नामचा बारवा। तो हम जो यहाँ पर देख रहे हैं पश्चिमी और पूर्वी शिखर, इस रूप में आपको ध्यान रखना है। अगर हम पहले पश्चिमी शिखर की बात कर लेते हैं तो पश्चिमी हमने पहले लिखा है तो पश्चिमी ही देखेंगे। तो पश्चिमी क्षेत्र में आपको दिखेगा नंगा पर्वत। क्या दिखेगा? नंगा पर्वत। और नंगा पर्वत से लेकर आप देखिए नामचा बारवा। अब ये नंगा पर्वत और नामचा बारवा तो आप एटलस में मार्क कर ही लेंगे कि नंगा पर्वत आपको कहां दिखेगा। नंगा पर्वत आपको आप जो अभी वर्तमान हमारा जो जम्मू कश्मीर राज्य है और जो उसका बॉर्डर लग रहा है पंजाब के पाकिस्तान के साथ, देखिए तो उस क्षेत्र में आपको नंगा पर्वत दिखे फिजिकल मैप में, पॉलिटिकल में मत देखिएगा, फिजिकल मैप में। और उधर आप देखिए अरुणाचल प्रदेश से थोड़ा सा ऊपर दिखेगा आपको, ये एक्चुअली अरुणाचल में नहीं आता, अरुणाचल से ऊपर तिब्बत का क्षेत्र पड़ता है और वहां पे आपको मिलेगा नामचा बारवा।
तो नंगा पर्वत से नामचा बारवा के बीच में हिमालय का विस्तार है, जो कि लगभग 2400 किलोमीटर माना जाता है। और ध्यान रखना है, क्या हिमालय इसके बाहर भी है? बिल्कुल है। हिमालय का विस्तार आप नीचे देखिए, नामचा बारवा से हिमालय मुड़ता है नीचे की ओर, और नीचे की ओर आता है जहां पर ये आराकान योमा, नीचे नीचे आते आते आराकान योमा के रूप में आप देखो भारत और बर्मा की सीमा बनाता हुआ, है ना। और अंडमान निकोबार को भी इसका रूप मान रहे हैं जियोलॉजिस्ट। तो कहने का मतलब क्या है, आपको मेनली याद रखना है नंगा पर्वत से नामचा बारवा, क्योंकि ये दोनों शिखर हैं और यहीं से हिमालय क्या होता है, एक प्रकार से यहां से कन्वर्ज होता है वो, यानी कि यहां से मुड़ रहा है। और देखो नंगा पर्वत का क्षेत्र देखो और नामचा बारवा का। अब इसका प्रूफ भी आप देखेंगे, क्योंकि यहां पर से कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, जो ट्रांस हिमालयन क्षेत्र की नदियां हैं, वो नदियां, जो तिब्बत की नदियां हैं, वो नदियां भारत के क्षेत्र में प्रवेश करेगी, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करेगी, और उनका जो राह है, उनका जो रास्ता है, वो इससे डिसाइड होता है। तो ध्यान रखना है आपको, पश्चिमी और पूर्वी शिखर जो है हिमालय पर्वत की, वो आपको देख रहे हैं। नंगा पर्वत दिख रहा है आपको, मिल गया सबको, और नामचा बारवा मिल गया, ये आपको ध्यान रखना है फिजिकल मैप में। अब अगर हम बात करें आयुष बेटा इसके महत्व की, हिमालय का महत्व क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय, हिमालय का महत्व क्या है? तो हिमालय आप जानते हैं, अभी मैं बाद में बात कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। हिमालय का महत्व क्या है? हिमालय का महत्व ये है कि आप ध्यान से देखिए, हिमालय एक तो प्राकृतिक सीमा बनाता है, किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में। तो सामरिक रूप से भी महत्व है। सबसे पहले आप देखो सामरिक रूप से क्या महत्व हो गया, भारत व चीन की प्राकृतिक सीमा, और एक होती है मैन मेड सीमा। जैसे भाई भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान तो कोई अलग देश नहीं था। 1947 15 अगस्त से पहले पाकिस्तान भारत का ही भाग था, लेकिन जबरदस्ती एक अलग देश बना रिलीजन के नाम पे, तो फिर बॉर्डर बनाया गया, जबरन बनाया गया, जिसको आप बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। तो उसने ड्रॉ किया, है ना भाई, खेत खलियानों के बीच से, लोगों के घरों के बीच से होते हुए वो बॉर्डर बनाया गया। लेकिन अगर चीन को देखो और भारत को देखो, तो चीन और भारत के बीच में तो बॉर्डर प्रकृति ने ही बना रखा है, क्योंकि बीच में क्या है, हिमालय क्षेत्र है। हिमालय क्षेत्र के उस पार तिब्बत है, जिसके ऊपर चीन का नियंत्रण है। हिमालय क्षेत्र के इस पार भारत है, भारत का पूरा क्षेत्र है। तो एक तो ये नेचुरल बाउंड्री बनाता है, इससे हमें चीन से भी बचाता है, चीन के अतिक्रमण से भी बचाता है। अब आज के समय विज्ञान और तकनीक बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, विज्ञान और तकनीक के कारण चीन जो है हिमालय क्षेत्रों में, उच्च हिमालय क्षेत्रों में, तिब्बत के क्षेत्रों के साथ साथ उच्च हिमालय क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण कर रहा है, रेलवे नेटवर्क स्टैब्लिश कर रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन जनरली आप देखिए इतने लंबे समय तक, और हमेशा सर्दियों में तो आप देखिए अब बर्फ पड़ जाती है इस पूरे क्षेत्र में, तो चीन और भारत के बीच में क्या होता है, ये एक प्राकृतिक बॉर्डर, यानी भारत की सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, हिमालय का महत्व। दूसरा हिमालय का महत्व क्या है? हिमालय आप जानते हैं बहुत सारी नदियों का उद्गम स्रोत है। हिमालय में बहुत सारे हिमनद हैं, और बहुत सारे हिमनद हैं तो यहां से बहुत सारी नदियों का क्या होता है, उद्गम होता है। और आप देखिए भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी, आप जानते हैं गंगा इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, और गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां, इधर सिंधु की बहुत सारी सहायक नदियां, और सिंधु और खुद यारलुंग सांगपो, जिसको आप ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, बहुत सी नदियों का उद्गम, सतलुज नदी का उद्गम, ये सब ट्रांस हिमालय क्षेत्रों में होता है। बाकी नदियों का क्षेत्र हिमालय उद्गम में होता है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र, ट्रांस हिमालय क्षेत्र, ये बहुत सारे ग्लेशियर्स का घर है। ग्लेशियर्स मतलब हिमनदों का घर है, और हिमनद सोर्स हैं किस चीज का, नदियों का, जिससे साल भर नदियों में पानी बना रहता है। बराबर एक रेट से, एक स्पेसिफिक रेट से मेल्ट होते जा रहे हैं, और इससे साल भर नदियों में पानी बना रहता है। अब नदियों का पानी तो फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि जो साल भर नदियां हमें पानी दे रही हैं, अब पानी का उपयोग बताइए जीवन में कहां नहीं है। आप कल्पना ही नहीं कर सकते पानी के बिना अपने जीवन की। आपको पीने के पानी के साथ साथ खेती के लिए जो सिंचाई के रूप में उपयोग होता है, साथ साथ आपको बिजली बनाने के लिए, और अपनी जितनी भी दैनिक रोजमर्रा का जीवन है, इवन इंडस्ट्रीज में हर जगह पानी का क्या होता है, उपयोग होता है। तो वो पानी की निरंतर उपलब्धता, भारत जैसे बड़े देश में आप देखिए क्यों ज्यादा आबादी है उत्तर प्रदेश बिहार जैसे राज्यों में, है ना। भारत की एक बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल राज्य में रहती है, तो वो आबादी उसी क्षेत्र में रहती है जहां पर पानी की उपलब्धता हो,
गंगा और गंगा की बहुत सी सहायक नदियां इन क्षेत्रों में बहती है, मैदानी क्षेत्र है, सिंचाई की व्यवस्था रही, तो पॉपुलेशन बड़े स्तर पर यहाँ पर क्या हुई, पॉपुलेशन ने निवास किया। प्राचीन काल पे भी आप देखते थे जो भी सभ्यताएं आपने पढ़ी हो, चाहे आपने मिस्र की सभ्यता पढ़ी हो या आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी हो जिसको हड़प्पन सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है, या फिर आपने सभ्यता पढ़ी हो मेसोपोटामिया की, हर सभ्यता के केंद्र में कोई ना कोई नदी रही है, चाहे वो दजला फरात रही हो, चाहे वो नील नदी रही हो, चाहे वो सिंधु और घग्गर और सिंधु की सहायक नदियां रही हो, या चीन की हुआंगहू सभ्यता जो है हुआंगहू नदी के किनारे। यानी नदी के बिना, यानी नदी यानी जल के बिना आपका जीवन संभव नहीं है, किसी का जीवन संभव नहीं है। तो ऐसे पूरे क्षेत्र में आप समझते हो हिमालय का महत्व क्यों बढ़ जाता है, तो ये हमारे लिए क्यों भी महत्वपूर्ण है ये भी आप जान रहे हैं। तो ये क्या है, नदियों में, नदियों के जल का स्रोत, नदियों के जल का स्रोत, ये भी आपको इसका महत्व पता है। तो दो महत्व तो आपने महत्वपूर्ण जाने, इसके अलावा इसके बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत और महत्व है। जैसे आप ये देखते हो हिमालय क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, और पर्यटन से बहुत आय होती है, पैसा आता है, इनकम। जैसे आप देखते हो अभी हमारे उत्तराखंड में पहले सैफ विंटर गेम्स हुए थे। आप समझते हो हिमालय क्षेत्र जो है हिल स्टेशन से भरा हुआ है, सर्दी हो या गर्मी हो, गर्मियों में भी जब मैदानी क्षेत्र में तापमान बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, लोग पहाड़ों की तरफ रुख करते हैं, सर्दियों में भी बर्फ देखने के लिए लोग पहाड़ आते हैं, अब लगातार बुकिंग वगैरह देखो आप। तो हिमालय क्षेत्र क्या है, इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि ये पर्यटन उपलब्ध कराता है, और पर्यटन जब होगा तो यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनको क्या होगी, आय होगी, उनकी आमदनी बढ़ेगी। वरना पर्वतीय क्षेत्रों में आप देखो लोग 5-6 महीने में ही, अभी 4 धाम यात्रा चलती है 6 महीने की, इसमें ही उतनी कमाई हो जाती है उनकी, जो साल भर का अपना गुजारा भत्ता उनका चल जाता है, नहीं होता, साल भर का उनका जो है राशन पानी भर दिया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, बाकी 6 महीने तो आप समझो उनके लिए एक प्रकार से क्या है, बहुत ही ज्यादा ठंड रहती है, बर्फ पड़ जाती है, लेकिन ये 6 महीने उनकी इनकम के, आय के बहुत बड़े स्रोत है। तो धार्मिक पर्यटन तो एक इसमें है ही, साहसिक पर्यटन भी है। उच्च हिमालय क्षेत्रों में, हिमालय क्षेत्रों में बहुत सी झीलें हैं, झीलों का महत्व अपने आप में जल के लिए तो है ही, जो हम जल उपयोग कर रहे हैं, साथ ही साथ पर्यटन के लिए भी है। कुछ आर्टिफिशियल लेक जैसे टिहरी लेक को आप देखते हैं, या नैनीताल की लेक जो ओरिजिनल लेक है, तो पर्यटन क्या अभी इसमें बहुत बड़ा क्या है, यहाँ पर रोल है। चौथा, हिमालय क्षेत्र जाना जाता है वनस्पतियों के लिए, ऐसी वनस्पतियां जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। अति प्राचीन काल में आपको याद होगा एक बार जब भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी को मूर्छा आई, तो वहां पर सुषेण वैद्य ने क्या बोला कि भाई इनकी मूर्छा को हटाने के लिए आप हिमालय क्षेत्र से क्या लेके आइए, संजीवनी बूटी लाइए। तो हिमालय संजीवनी बूटी से मतलब क्या है, हिमालय क्षेत्र में कुछ ऐसी औषधीय गुण वाले प्लांट्स पाए जाते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है चिकित्सा क्षेत्र में, प्राचीन काल में आयुर्वेद में, और आज भी बहुत सारी, जैसे कीड़ा जड़ी हो गई, शिलाजीत हो गई, बहुत सारी ऐसी मेडिसिनल दवाइयां हैं, बहुत सारे ऐसे औषधियां हैं जिनका आज भी आम जीवन में लोग जो है विभिन्न बीमारियों के, रोगों के उपचार के लिए प्रयोग करते रहते हैं, समझ रहे हो। और फिर बात आती है रिसोर्सेज की, कि रिसोर्सेज के लिए भी है। ये फिर बात आती है पर्यावरण के लिए, यहाँ पे बहुत सारे आप देखिए कुछ ऐसे, जैसे आम है आपका, आम तो आपका गर्मी के मैदानी क्षेत्रों में गर्मी जहां होगी, लेकिन जो आपका सेब जैसा है क्षेत्र, या उधर कश्मीर में देखो केसर, सैफरॉन जिसे आप बोलते हैं, है ना। तो कुछ ऐसी आप समझ लीजिए फसलें हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो केवल और केवल हिमालय क्षेत्रों में, ठंडे क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में ही उपलब्ध होते हैं, वहीं उगाए जाते हैं, वहीं उनके अनुकूल मौसम आपको देखने को मिलता है। फिर बहुत सारी बात करते हुए चले आप मेंस में आंसर राइटिंग, तो बहुत सारे पेड़ हैं ऐसे जिनसे आपको लकड़ियां प्राप्त होती हैं, आपको वनस्पति के हिसाब से देख रहे हैं तो भी महत्वपूर्ण है, जीव जंतु के हिसाब से देख रहे हैं तो भी महत्वपूर्ण है। और आप देखो उधर फूलों की घाटी हमारे यहाँ पर है, कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र है, देख पा रहे हैं, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इसके अलावा हिम तेंदुए जैसे आपको जीव देखने को मिल रहे हैं। बहुत सी चीजें हैं जिसको आप समझ सकते हैं, अपना आंसर को बड़ा कर सकते हैं। मैंने आपको हिंट दे दी, आइडिया दे दिया कि किस प्रकार से हिमालय का महत्व हमारे लिए है। अब हम आगे बात करें अगर हिमालय की, तो हमने समझा हिमालय जो है क्या है, हाँ, मानसून के लिए कंट्रोल ये कर रहा है कि अगर हिमालय ना हो, तो हिमालय ना हो तो क्या होगा, आपका मानसून की जो विंड्स है वो इससे टकराएगी नहीं, बारिश नहीं होगी। और दूसरा, अगर हिमालय ना हो तो आपका जो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवा है या फ्रीजिंग कोल्ड हो जाए, तो उसको, क्लाइमेट को भी मेंटेन करता है। अब इसकी बात करें हम सिंटेक्सियल बैंड की, तो आप देखिए हिमालय को मैंने आपको बताया था, इसके इधर ऐसे 2 हेयरपिन बैंड है,
हेयर पिन बैंड, हेयर पिन जैसे लड़कियां या महिलाएं अपने सिर में हेयर पिन लगाती हैं, आपने एक बैंड हेयर पिन देखा है ना, उसी प्रकार के हेयर पिन बैंड बनाए जाते हैं ये। जैसे एक ये क्षेत्र हो गया, एक ये क्षेत्र हो गया, एक का नाम हमने रख दिया नंगा पर्वत, एक का नाम रखा हुआ है नामचा बारवा, ये पीक है नंगा पर्वत और नामचा बारवा। अब इस नंगा पर्वत से नामचा बारवा के बीच में हिमालय विस्तारित है। और अगर आप एक क्रम में देखें तो आपको दिखने को मिलेगा कि यहां पर ये जो नामचा बारवा है, ये पूरा क्षेत्र आप देखिए इधर, तो अब मैं कंट्री के स्पेसिफिक नहीं चल रहा हूं, जो प्रॉपर रीजन पड़ता है उसको बता रहा हूं। ये क्षेत्र आप देखें जम्मू कश्मीर, अब ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र भी इसमें इंक्लूड हो गया हमारा वाला। और आप नीचे आए तो यहां पर स्टेट मिलता है आपको हिमाचल प्रदेश, और आप नीचे आए तो यहां पर स्टेट मिलता है आपको उत्तराखंड। मिलता है नहीं मिलता? अभी ये देखो लगातार जम्मू कश्मीर, ठीक नीचे हिमाचल प्रदेश, ठीक नीचे उत्तराखंड, ये ऐसे है, ऐसे में नहीं है, ऐसे में, नक्शे में भी आप देख लीजिएगा चाहे, जम्मू कश्मीर के नीचे हिमाचल, हिमाचल के नीचे उत्तराखंड। अब उत्तराखंड के बाद भले ही वो अलग देश है, लेकिन प्रकृति को नहीं पता अलग देश है, प्रकृति तो हिमालय क्षेत्र पूरा। और यहाँ पे एक बड़ा सा रीजन आपको देखने को मिलता है, जिसे आप बोलते हैं नेपाल। ये कौन सा देश है? नेपाल। नेपाल, नेपाल राष्ट्र है। कौन सा राष्ट्र है? नेपाल राष्ट्र। और आप जानते हैं नेपाल एक बफर स्टेट है, ये सैंडविच स्टेट है बिटवीन चाइना एंड इंडिया, ये तो आप जानते हैं। नेपाल के बाद आप देखें तो आप देखेंगे एक क्षेत्र यहां पे आता है सिक्किम राज्य के रूप में। कौन सा क्षेत्र हमारा? सिक्किम। और सिक्किम का दक्षिणी भाग, पश्चिम बंगाल का जो भाग है, यहां पर भी जो सिलीगुड़ी का क्षेत्र है, ये सब पहाड़ी क्षेत्र के रूप में आता है। अब सिक्किम के बाद आप देखिए फिर एक अलग देश है, वो है भूटान। कौन सा देश है ये? भूटान। अब आज बोले भूटान अलग देश है, नेपाल अलग देश है। प्रकृति को तो नहीं पता ना कि ये भारत का क्षेत्र है, नेपाल का क्षेत्र है, ये भूटान का क्षेत्र है। भाई नेचर के लिए तो एक ही चीज है, नेचर के लिए तो पूरी एक पर्वतमाला है, और उस पर्वतमाला में ही अलग अलग देशों का क्षेत्र पड़ रहा है। और भूटान के बाद आगे आप देखिए, आपको याद आ रहा है ये क्षेत्र भूटान वाला, इधर चुम्बी वैली वाला क्षेत्र, ठीक है। और आगे आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक बड़ा भारतीय राज्य देखने को मिलेगा, जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। क्या देखने को मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश, जिसको चीन दावा करता है अपना हिस्सा बताता है, दक्षिणी तवांग बताता है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है इस प्रकार से क्या है? विस्तारित है। क्या इस प्रकार से? विस्तारित। और इसमें भी अगर आप देखें, मैं इसे 3 भागों में बांटूं, अगर मैं मोटा मोटा 3 भागों में बांटूं तो कैसे बांट सकता हूं? ये तो आप समझ गए ना, नक्शा भी आप देख रहे हैं, पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में आप देखा भारत का भी क्षेत्र आ रहा है, इधर से पाकिस्तान वाला क्षेत्र आ गया, और पीछे चले जाओ तो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र आ गया, वखान वगैरह कॉरिडोर हमने पढ़ा था। तो वहां से लेके पूरा, मतलब तजाकिस्तान में वो जगह पड़ती है पामीर ग्रंथी, पामीर नॉट, और वहीं से पूरी रेंज स्टार्ट होती है, और वहीं से अलग अलग दिशाओं में रेंज जाती है, जो मैंने एशिया में आपको पढ़ाया था, जैसे कुनलुन शान, तिहेन शान, काराकोरम रेंज, याद आ रहा है? ग्रेट हिमालय, ठीक है, सुलेमान, हिंदू कुश, पढ़ी थी हमने अलग अलग। तो यहां पर देखिए, ये जो पूरा क्षेत्र है, इसको अगर मैं 3 भागों में डिवाइड करूं तो कैसे कर सकता हूं डिवाइड? एक ये हो गया रीजन 1, एक ये हो गया रीजन 2, और एक ये हो गया रीजन 3। 1 2 3 में मैंने डिवाइड किया, ठीक। अब अगर मैं 1 2 3 में डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे डिवाइड का मकसद क्या है? सबसे पहली बात तो बड़े स्तर पर आप जानते हैं ये क्षेत्र है एनपी नंगा पर्वत, ये क्षेत्र है एनबी नामचा बारवा, ये पूरा हिमालय क्षेत्र है। मतलब इसके बीच में हिमालय के उच्च शिखर आपको देखने को मिलेंगे। कामेट हो जाए, मतलब नंगा पर्वत हो, चाहे कामेट हो, चाहे नंदा देवी हो, चाहे मकालू हो, मनसालू हो, धौलागिरी हो, अन्नपूर्णा हो, एवरेस्ट हो, कंचनजंगा हो, सब जितने आपने पर्वत श्रृंखलाएं ऊंची ऊंची सुनी है, सब इसमें आपको देखने को मिल रही है, वो यहाँ पे क्रम से है लगी हुई। लेकिन अगर हम बात करें कि हिमालय में नंगा पर्वत भी एक पीक है, पश्चिम में नामचा बारवा भी एक पीक है, उसके बीच में मैंने जितनी बोली मकाली मनसालू से लेके सारी पीक यहाँ पे है। लेकिन सबसे ऊंची पीक जो है हिमालय की, वो कहाँ है? 1 2 या 3 में? 2 में, यानी कि सेंटर वाले रीजन में, जिसको हम बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। क्या बोलते हैं जिसको हम? माउंट एवरेस्ट। यानी ये भी तो एक जबरदस्त बात है कि हिमालय दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों में आता है, और उस पर्वत में भी जो सबसे ऊंचा उसका शिखर है
सबसे, ये सब पीक है, ऊंचाई है, लेकिन सबसे ऊंचा भाग जो है उसका मध्य रीजन में पड़ रहा है, यानी नेपाल और चीन बॉर्डर पे पड़ता है। इसको आप माउंट एवरेस्ट बोलते हैं। जिसको आप क्या बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, या इसको आप सागर माथा भी बोलते हैं, सागर माथा। और क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हिमालय का निर्माण जो हुआ है वो दो प्लेटों के टक्कर से हुआ है। दो प्लेटों के आपस में पास आने और उनके कोलिजन से जो टेथिस सागर था, टेथिस भूसन्नति में हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ये प्लेट टेक्टोनिक्स में आप पढ़ चुके हैं। तो आप जानते हैं हिमालय पर्वत में जो एक प्रकार से कोलिजन के कारण बल पड़ा, यानी कि आप देखिए चौड़ाई भी देखेंगे तो हिमालय पश्चिम में जो है, पश्चिम में जो हिमालय वो इस दिशा में, इस तरफ 400 किलोमीटर की चौड़ाई में आपको देखने को मिलता है। यहां पर इसकी चौड़ाई सर्वाधिक है 400 किलोमीटर, और यहां आते आते ये 150 किलोमीटर की चौड़ाई में रह जाता है। कितना रह जाता है? 150 किलोमीटर। यानी कि चौड़ाई में भी आप अंतर देख रहे हैं। मतलब यहाँ पे काफी ऐसा है, ये ऐसे हो रहा है, मतलब ये ऐसे में ऐसे आता जा रहा है। और वलन के कारण ज्यादा दबाव जहां पड़ा तो वहां से चट्टान ऊपर उठी, और जहां से चट्टान ऊपर उठी वही भाग उसका क्या हो गया? सबसे ऊंचा हो गया। यानी आपको फिजिकली याद रखना है, इंटरव्यू में भी याद रखना है, हिमालय अपने आप में काफी लंबा पर्वत श्रृंखला है, लेकिन इसका सबसे ऊंचा भाग कहां पर है? मध्य में। और मध्य में क्यों है? क्योंकि वहीं पर ज्यादा दबाव पड़ा है। और ये भाग ही किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना। हाइट पता है सबको? कितनी हाइट है इसकी? 8848.86 मीटर। इसे चोमुलोंगमा, सागर माथा और माउंट एवरेस्ट भी बोलते हैं। ये भारत में नहीं आता, और ये भारत का हाईएस्ट पॉइंट भी नहीं है, ये हिमालय का हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, भारत का हाईएस्ट पॉइंट K2 है, जो कि हिमालय में नहीं है, जो कि ट्रांस हिमालय में, मतलब महान हिमालय में नहीं है, ट्रांस हिमालय में। तो ये बात समझ में आ गई? 8848.82 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है, रिवाइज राइट। तो आप देख रहे हो हिमालय ज्यादा चौड़ा इधर से है, इधर से संकरा है, और वैसे तो हिमालय का पार्ट एक्स्ट्रा इधर भी देख रहे हो आप, एक्स्ट्रा इधर भी देख रहे हो। यहाँ पे वो क्या होगा? अब इसके बाद वो नीचे की तरफ आएगा। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे सीमा कैसे बन रही है यहाँ पे। तो हमें पता है ये ट्रांस हिमालय, ये जो आप ऊपर चले जाएं, ये तिब्बत का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? तिब्बत का। तिब्बत के क्षेत्र में आप देखते हो 3 महत्वपूर्ण नदियां, आप अभी से ध्यान रखिए, आपको आगे काम आएगा। 3 महत्वपूर्ण नदियां जो इस क्षेत्र से उद्गम होती हैं। कोई बता सकता है मुझे तिब्बत के क्षेत्र से कौन सी महत्वपूर्ण नदियां उद्गमित होती है जो भारतीय उपमहाद्वीप में आती हैं? देखिए, एक तो नदी है सिंधु, जिसे आप लोग इंडस बोलते हैं। ये ध्यान रखिए, हिमालय से नहीं निकलती, ये ट्रांस हिमालय नदी है। एक है आपकी सतलज, ये सतलज, ये भी हिमालय से नहीं निकलती, ट्रांस हिमालय से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है, मतलब दर्रा है शिपकिला, शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है सतलज। सतलज। और एक है आपका यारलुंग सांगपो, सांगपो बोलते हैं, मतलब ब्रह्मपुत्र। सिंगी खंबान, ब्रह्मपुत्र है आपका सांगपो। ये तीनों नदियां याद रखिएगा। अभी हम गंगा की बात करें, ठीक है ना, या घग्गर की बात करें, ठीक है ना, महानंदा की बात करें, वो अलग है, हिमालय अलग है। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय मतलब तिब्बत वाले क्षेत्र से जो नदी आ रही है, वो नदी तिब्बत के पठार वाले क्षेत्र से जो नदी आ रही है, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार भी है वो क्षेत्र, वहां से आने वाली 3 नदियों को आप ध्यान रखें। कौन कौन सी नदी है? सिंधु, ध्यान से देखिए, सिंधु, सतलज और, ठीक है आयुष, अब देखो, अब आप सिंधु नदी की डायरेक्शन जानते हैं। सिंधु नदी महत्वपूर्ण नदी है कि नहीं है? और सिंधु नदी, अब आप ऐसा मत समझना भारत पाकिस्तान, पूरा भारतीय उपमहाद्वीप देखिए भाई। पाकिस्तान तो नया नया है, अभी तो बने बने 100 साल भी नहीं हुए उसको, 76 साल हुए, हमारा ही भाग था। सिंधु नदी जो आती है, सिंधु नदी, अब मैं नदी को किससे दिखाऊं? हरा कलर, इससे दिखा। सिंधु नदी जो आती है, अभी आगे आप पढ़ेंगे नदी कहां से आती है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, सानो खाब ग्लेशियर। अभी नदी की डायरेक्शन देखो, नदी ऐसे आ रही है, ऐसे आके नदी ऐसे एंटर करती है और पाकिस्तान जाती है। यानी सिंधु नदी की डायरेक्शन किस तरफ है? वेस्टवर्ड। और सिंधु नदी का जल गिरेगा अरब सागर में। सिंधु नदी का जल किसमें गिरेगा?
अरब सागर। और अरब सागर आपको पता है किधर है? पाकिस्तान का बहुत मशहूर शहर है कराची। कौन सा शहर है? कराची। वो सिंधु नदी के किनारे पे है। वहां का प्रांत है, मतलब हमारा प्रांत था सिंध प्रांत, उसका नाम इस नदी से ही है। तो ये समझ लो आप, सिंधु नदी ऐसे जा रही है। दूसरी एक नदी मैंने आपको बताई सतलुज, तो सतलुज नदी भी इधर से निकल के और हिमाचल प्रदेश में एंटर कर रही है। और ये भी सिंधु नदी जो पंचनद बनता है उसमें मिलती है, और ये भी कहां जा रही है फाइनली? अरब सागर में। और इधर से एक नदी है ब्रह्मपुत्र, देखो ध्यान से, और ब्रह्मपुत्र ऐसे चली, ऐसे चली, और यहां से अरुणाचल प्रदेश में एंटर करके और फिर असम से होती हुई ये जा रही है बंगाल की खाड़ी। यानी कि यहां से नदियां, अब नदी ने तो समुद्र में जाना है, या तो नदी उस वाले समुद्र में जाएगी अरब सागर में, या तो नदी इस वाले समुद्र में जाएगी बंगाल की खाड़ी में। अब आप देखो, दोनों तीनों नदियां आप देख रहे हो कहां की है? ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र की है, या बोल दो सर तिब्बत से उद्गम है इनका। तिब्बत से उद्गम होने वाली नदियां भारतीय उपमहाद्वीप में अलग अलग दिशाओं में जा रही है। एक नदी बिल्कुल एक्सट्रीम वेस्ट में हो गई, एक्सट्रीम वेस्ट में हो गई, जो कि भारत के जो लद्दाख का क्षेत्र है, लद्दाख की राजधानी लेह है, इसी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। और यहां से होते हुए ये हमारा जो पीओके होता है, वहां से पाकिस्तान होते हुए पूरा पाकिस्तान को क्रॉस करती हुई पंजाब और सिंध से होती हुई फाइनली कहां ड्रेन हो जाती है? कहां ड्रेन होती है, कहां गिरती है? अरब सागर में, डेल्टा बनाती है, डेल्टा ऑफ इंडस लिखा होगा, अरब सागर में डेल्टा बनाती है। ठीक है, सिंधु नदी का डेल्टा। और दूसरी तरफ सतलज नदी, वो भी ट्रांस हिमालय नदी है, वो भारत में प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश के शिवकिला दर्रे से। कहां से प्रवेश करती है? शिवकिला दर्रे। और आगे चल के वो किस में मिल जाएगी? चेनाब। और सब किस में मिल जाएगी? सिंधु में। और वो भी अपना पानी गिरा देगी किसमें? अरब सागर में। तीसरा तीसरा है ब्रह्मपुत्र, जिसे बोलते हैं यारलुंग सांगपो, सांगपो नदी। ये नदी यहां से ऐसे जाती है, और ये देखो ये अलग डायरेक्शन में चली, ये ऐसे चली, ऐसे चली, पैरेलल चली, और यहां से आते आते भारत में प्रवेश करेगी दिहांग गॉर्ज, दिहांग गॉर्ज, और वहां से भारत में प्रवेश कर गई। अब देखो इसकी डायरेक्शन देखो, इधर देखो पहले, इसकी डायरेक्शन ऐसे थी ना, तो ये भारत में क्यों आई? भारत तो नीचे है, इसने आगे जाना था, आगे जाना था, चीन की तरफ जाना था, चीन के मुख्य भाग में। लेकिन ये यहां से ऐसे टर्न हुई, क्यों टर्न हुई? क्योंकि हिमालय टर्न हुआ। और हिमालय टर्न क्यों हुआ? यहीं पर सिंटेक्सियल बैंड है जो मैंने आपको बताया, नामचा बारवा। तो यहां से हिमालय ऐसे आ रहा है, जैसे बस चलाई है आपने, पहाड़ों में बस चलती है और फिर उसका स्टीयरिंग घुमाता हुआ बहुत तेजी से गुर्र ऐसे घूमती हो, तो हिमालय ऐसे घूमा यहां से ऐसे, और फिर ऐसे हुआ, और इसी सिंटेक्सियल बैंड से यहाँ पे भयंकर गॉर्ज बनता है। और देखो दिहांग का क्षेत्र होगा, और वो नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, और फिर अरुणाचल से असम जाती है, और असम से बांग्लादेश जाती है, और फिर फाइनली तो आपका पद्मा का मिलन होता है, पद्मा जमुना, और मेघना मिलेगी, बनेगी आगे, और फिर गिर जाएगी। देख पा रहे हैं सब? समझ में आ रही है कोई बात? और उसी प्रकार ये देखो, ये नदी यहां से ऊपर हमारे लद्दाख और पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यहां से टिल्ट होती हुई, यहाँ पे नामचा बारवा का टिल्ट है, और यहां से गिरती है, ये कहां चली जाती है? पाकिस्तान चली जाती है। देख पा रहे हैं? ये नदी ऐसे चली जाएगी, और वो नदी ऐसे चली जाएगी। तो ये आपको बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तो भाई दोनों, भाई रिवाइज करो इसको पूरा। दोनों तरफ नंगा पर्वत, नामचा बारवा याद रखना है। नंगा पर्वत की साइड सिंधु नदी, नामचा बारवा की साइड ब्रह्मपुत्र नदी, याद रहेगी बात। तीन नदियां बताई, ये तीनों नदियां कैसी हैं? ट्रांस हिमालय। तीन नदियों में ये वाली नदी इंडस नदी कैसे एंटर कर रही है? नंगा पर्वत वाला क्षेत्र आपने देखा, सतलुज नदी शिवकिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश शिवकिला दर्रा, ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश नामचा बारवा, ऊपर देखो नामचा बारवा, ठीक है, याद रहेगा। सबको ने मार्क कर लिया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक सबको समझ में आ गया? यस सर। हाँ, इतना याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। यहां से एंट्री कर दो। तो भाई हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहां पे है? मध्य भाग में है कि नहीं है? हिमालय की ज्यादा चौड़ाई कहां है? पश्चिम से पूर्व है, स्टेटमेंट बन के आएगा, कर पाएंगे? ठीक है। अब हम हिमालय की श्रृंखलाएं देखेंगे, क्या देखेंगे? हिमालय की, ठीक। हाँ भाई, आप बताइए, कल हिमालय की श्रृंखलाएं बताई थी, हिमालय का वर्गीकरण करते हैं हम। हाँ बिल्कुल, अलग अलग श्रेणी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चा, ये बहुत अच्छा बच्चा है। हाँ बोलिए, ट्रांस हिमालय।
ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। दूसरा बोलिए, बृहद, बृहद, महान, आंतरिक, जो आपको पसंद आए दिवाली ऑफर में आप ले लीजिए। तीसरा लघु, लघु, मध्य, ठीक है। और बोलिए, शिवालिक हिमालय। शिवालिक, शिवालिक का नाम बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय। और पांचवा, पांचवा पूर्वांचल। अब देखिए पूर्वांचल मतलब पूर्वी हिमालय जो है, नॉर्थ ईस्ट का। अब इधर देखिए, जो आप बोल रहे हैं ना शिवालिक, उस आधार पे भी नाम अलग अलग है। वृहद हिमालय को बोलते हैं हिमाद्री, क्या बोलते हैं? लघु हिमालय को बोलते हैं हिमाचल, क्या बोलते हैं? और इसे बोलते हैं बाह्य को शिवालिक, क्या बोलते हैं? ये समांतर पर्वत श्रृंखलाएं, ये क्या है? समांतर। पर एक चीज ध्यान रखना, इनमें से जो कंटिन्यूटी बनी हुई है, मतलब लगातार सर लंबाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। औरों को भी नहीं आ रही? आ रही सर, आगे आगे आगे। ये अलग अलग श्रेणियां हैं, इनमें जो कंटिन्यूटी बनी हुई है, कंटिन्यूटी मतलब लगातार, क्या है? बाकी रेंज बीच बीच में टूट जाती हैं, बाकी रेंज बीच बीच में टूट जाती हैं। जो कंटिन्यूटी है, जिसको हम हिमालय बोलते हैं, जिसको हम हिमालय समझते हैं, जहां साल भर बर्फ रहती है, जहां सबसे ऊंची चोटी मिलती है, जहां पे नंदा देवी मिलता है, जहां पे कंचनजंगा मिलता है, जहां पे मकालू मिलता है, मनसालू मिलता है, धौलागिरी मिलता है, अन्नपूर्णा मिलता है, एवरेस्ट मिलता है, नामचा बारवा मिलता है, नंगा पर्वत मिलता है, वो बात होती है इस हिमालय की, इस वाले की। और जो हम बोलते हैं ना 2400 किलोमीटर लंबा, वो यही हिमालय है। जो हम बोलते हैं ना साल भर बर्फ रहती है, वो यही हिमालय है। समझ में आ रही है बात? तो जनरली इस हिमालय, लेकिन ये हिमालय की जो श्रेणियां आप देखो अलग अलग, तो आपको तो बहुत सारी श्रेणियां देखने को मिल रही है, 5। लेकिन जो मेन, हम जब हिमालय कोई बोलता है तो उसका मतलब इससे होता है। समझ में आ रही है बात? और यही कंटिन्यू है, बाकी ये तो बीच बीच में टूटती हैं, ये कंटिन्यू भी नहीं है। पीर पंजाल, धौलाधार और आपका मसूरी, नाग टिब्बा, महाभारत, अलग अलग श्रेणियों में आप देखेंगे। आ रही है बात समझ में? चुरिया मुरिया सब, फिर आगे अबोर, मिश्मी, डाफला, अलग अलग हिल्स के नाम से। लेकिन पहले आपको ध्यान रखना है मेन हिमालय। अब इन 5 को हमें पढ़ना पड़ेगा एक एक करके। तो पहले तो आपको याद रखना है, ट्रांस हिमालय हो गया, फिर वृहद हिमालय, उसी को महान हिमालय, उसी को आंतरिक हिमालय, उसी को हिमाद्री भी बोलेंगे, और इंग्लिश में ग्रेट हिमालय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रेट। फिर आपका लघु, इसी को मिडल, लघु को ही मध्य हिमालय भी बोलते हैं। मध्य में हो गया ना इसके और इसके, मध्य हिमालय। तो 3 मेन हिमालय की श्रेणियां हैं, ग्रेट, मिडल, आउटर। बाकी ट्रांस हिमालय अलग है, जो हिमालय के बनने से पहले का हिमालय है, और पूर्वांचल हिमालय अलग है, क्योंकि ये अलग डायरेक्शन में है। ठीक है बात? तो ये 3 मेन है, 2, 3, 4 नंबर वाले। और 2, 3, 4 नंबर वाले में सबसे महत्वपूर्ण 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। ठीक, तो लघु, मध्य और आप क्या बोलते हैं इसको? हिमाचल। तीसरा क्या आ गया? बाह्य हिमालय, आउटर हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। याद रहेगी बात? शिवालिक या बाह्य हिमालय, लघु व मध्य हिमालय, वृहद व आंतरिक हिमालय। आ गई बात समझ में? और फिर ये पूर्वांचल या इसको बोलेंगे पूर्वोत्तर का हिमालय। कौन सा है ये? पूर्वोत्तर। यहां तक क्लियर है सबको? है? चलिए, इसके बाद अब मैं आपको ट्रांस हिमालय बता रहा हूं। कौन सा हिमालय बता रहा हूं? ट्रांस हिमालय। देखिए, ट्रांस हिमालय वो हिमालय है जो कि इस हिमालय, अब हिमालय हिमालय तो बहुत सारे हिमालय, किस हिमालय? जब मैं मेन हिमालय बोलूंगा ये वाला, जो कि ग्रेट हिमालय के बनने से पहले बना है, ग्रेट हिमालय के बनने से पहले बना है। इस हिसाब से आप समझे, अगर आपसे कोई पूछे गंगा ज्यादा पुरानी नदी है या फिर सिंधु, तो ज्यादा पुरानी कौन सी होगी? सिंधु, वो ट्रांस हिमालय नदी है। अब एक चीज देखिए, जो हम ट्रांस हिमालय की बात करते हैं, ट्रांस का मतलब होता है पार। ट्रांस का मतलब क्या होता है? पार। पार समझ रहे हैं?
ट्रांस हिमालय, ये वो हिमालय है जिसका क्षेत्र भारत में तो है ही, लेकिन आपका ये क्षेत्र कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा, तिब्बत, चीन। अब देखो इसको कैसे याद रखना है, एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है, इसके अंदर भी श्रेणियां, क्योंकि 1 2 हमेशा बनाते हुए ऐसे अपने दिमाग में बना लेना, 3 1 2 3, ठीक, और एक लाइन यहां खींच देनी है 4, बस उसमें हमारा काम बन जाएगा। 1 2 3 4 क्या बोलना है, 1 2 3 4, और 1 2 3 4 में क्या है, सबसे पहले काराकोरम, क्या नाम है, काराकोरम। काराकोरम बहुत महत्वपूर्ण है, काराकोरम, काराकोरम श्रेणी भारत में पड़ती है काराकोरम, बिल्कुल, काराकोरम पासिस होते हैं यहाँ पे बहुत सारे। काराकोरम के बाद है लद्दाख, कौन सी श्रेणी है, लद्दाख, लद्दाख श्रेणी, और फिर है जांस्कर, कौन सी है, जांस्कर। क्या ये हिमालय की श्रेणियां हैं कि ये ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं, ट्रांस हिमालय, पार हिमालय। क्या इनका संबंध भारत से नहीं है, गलत बात, इनका संबंध भारत से है। भारत में आपको काराकोरम, लद्दाख, जास्कर सब देखने को मिलती है। यानी आप सोचिए हमारे दिमाग में क्या चलता है कि सबसे ऊपर हिमालय है, आप नक्शा देखिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर के बाद है हिमालय, यानी लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरी, हमारा वो सब कहां पड़ता है, ट्रांस हिमालय क्षेत्र में। लद्दाख हिमालय क्षेत्र में है ही नहीं, लद्दाख से नीचे है हिमालय, जो हिमालय हम समझते हैं ना बर्फीला हिमालय, बर्फीले हिमालय के पार है लद्दाख, उस साइड, और बाकी क्षेत्र नीचे की तरफ। तो काराकोरम हो गए बच्चे, लद्दाख हो गया और जास्कर हो गया। आ गई बात समझ में आयुष? काराकोरम सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि काराकोरम में ही आपको पता है, काराकोरम को ही बोला जाता है उच्च एशिया की रीढ़। यह भी प्रश्न आ रखा है, काराकोरम को बोलते हैं उच्च एशिया की रीढ़, बैकबोन ऑफ हाई एशिया। क्या बोलते हैं, बैकबोन ऑफ हाई एशिया। क्वेश्चन लिखा रखा ना मैंने। दूसरी बात, काराकोरम में जो सबसे ऊंचा पॉइंट है उसका नाम है K2। क्या नाम है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और भारत का सबसे ऊंचा बिंदु यही है। प्रश्न आ सकता है, भारत का सबसे ऊंचा बिंदु वृहद हिमालय में स्थित है, सही या गलत? गलत। भारत का सबसे ऊंचा बिंदु वृहद हिमालय में ना होके काराकोरम श्रेणी में है। और पाकिस्तान का भी सबसे ऊंचा बिंदु ये है, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। तीसरी बात, ये जो K2 है गॉडविन ऑस्टिन, 8611 मीटर, देखो यही है, कहीं मैं गलत तो नहीं हूं? देखो इसकी ऊंचाई कितनी लिखी है, 8611 मीटर। 8611 मीटर की ऊंचाई के साथ, अब सुनो, दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा बिंदु है। क्या मतलब, दुनिया का सबसे ऊंचा बिंदु तो ग्रेट हिमालय के माउंट एवरेस्ट है, और दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा बिंदु ट्रांस हिमालय के काराकोरम में K2 है। अब कितनी बड़ी बात हो गई, यानी दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा बिंदु हिमालय में नहीं है, दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा बिंदु काराकोरम में है, और काराकोरम में K2 है, जिसका नाम गॉडविन ऑस्टिन है, जो भारत और पाकिस्तान का सबसे ऊंचा बिंदु है, और जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर। इतनी बात को पचाइए पहले, समझ में आई बात? कंफ्यूजन तो नहीं हुआ कोई? लिख पा रही है ना? अपने हिसाब से लिख लो ताकि आपको याद रहे बस। जैसा जैसा भी रफ में आप नोट करते हैं, बाकी तो हम लिखेंगे ना, पर अपने हिसाब से, ताकि आप रिवाइज करें तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक, अब इसी काराकोरम श्रेणी में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर नॉन पोलर रीजन का, भाई पोलर रीजन होते हैं ध्रुवीय, जैसे उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में ही दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर है। हम पोलर रीजन से बाहर आ जाएं, पोलर रीजन मतलब ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर आ जाएं, तो ध्रुवीय क्षेत्रों में बाहर आएंगे तो तीसरा ध्रुव किसे बोलते हैं, हिमालय क्षेत्र को। और उसी हिमालय क्षेत्रों में जो ट्रांस हिमालय का काराकोरम श्रेणी है, भाई महान हिमालय में तो हमारा गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर किसमें आता है, महान हिमालय में, वहीं से तो गंगोत्री से ही तो गंगा नदी यानी भागीरथी के रूप में। और अगर आप ट्रांस हिमालय में देखें तो यहां पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर, और कौन सा वाला, नॉन पोलर रीजन का, गैर
ध्रुवीय क्षेत्र का। हालांकि इससे बड़ा ग्लेशियर, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर गैर ध्रुवीय क्षेत्र का, वो फैक्चो करके ग्लेशियर है। फैक्चो, वो ग्लेशियर आपका पड़ता है तजाकिस्तान में। कहां पड़ता है? तजाकिस्तान में। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर जिसको आप बोलते हैं सियाचिन, इसे क्या बोलते हैं आप? सियाचिन। ध्यान से देखें इधर, सियाचिन ग्लेशियर। ये सियाचिन ग्लेशियर जो है ये काराकोरम में आता है। ये सियाचिन ग्लेशियर जो है ये भारत के कंट्रोल में है और दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र के रूप में, बैटलफील्ड के रूप में सियाचिन को जाना जाता है। ध्यान रहे, वर्ष 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया। एक बताया था आपको, वर्ष 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया। मेघदूत महाकवि कालिदास की रचना है। महाकवि कालिदास ने एक ग्रंथ लिखा मेघदूत, आपने पढ़ा होगा साहित्य में। तो मेघदूत के नाम से ही 1984 प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी उस टाइम पे। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उसी साल उनकी मौत हुई थी अक्टूबर में। आज क्या तारीख है? हाँ, 31 अक्टूबर को उनको गोली लगी थी। 31 अक्टूबर को उनको गोली लगी थी और कल उनकी पुण्यतिथि थी। और आज 1 नवंबर, 2, 3, 4 नवंबर को उनका अंतिम संस्कार हुआ था। उस साल दिवाली बीत चुकी थी, दिवाली अक्टूबर में आई थी उस साल। 1984 की बात कर रहा हूं मैं। और 1984 में ही अप्रैल के महीने में, बैसाखी कब आती है? अप्रैल में आती है, 13-14 अप्रैल। उसी तारीख को हमने इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया था, सियाचिन के ऊपर। कौन से ऑपरेशन के तहत? मेघदूत। सियाचिन तब से हमारे कंट्रोल में है, हमारी सेना रहती है वह मौजूद। ठीक है, याद रखना है आपको। तो 1984 में अप्रैल के महीने में, मेरे ख्याल 13-14 तारीख थी, बैसाखी का टाइम था उस टाइम। क्योंकि हमारे पास एक खुफिया रिपोर्ट आई कि 17 अप्रैल को पाकिस्तान की सेना तैयार है, उसने सियाचिन को फतेह करने जाना है, वो सियाचिन को कब्जा आने वाली थी। उन्होंने प्रोग्राम बना रखा था 17 तारीख को। उनकी इंफॉर्मेशन हमारे जासूसों के द्वारा लीक कर ली गई, सरकार को खबर मिली। सरकार ने कहा पाकिस्तान से पहले, और पाकिस्तान को लग रहा था अभी तो ये बैसाखी बुसाखी त्योहार का टाइम रहता है ना वो हमारे यहाँ, ये उसमें बिजी होंगे। और ऐसे टाइम पे हमने ऑपरेट, जैसे अब दिवाली आ रही है तो ज्यादातर लोग सोचेंगे तो दिवाली के उसमें, क्योंकि सबसे बड़ा त्योहार है, और कोई बहुत दिमागदार इंसान हो तो दिवाली के दिन ही कुछ बड़ा ऑपरेशन कर दे, क्योंकि उनको तो लगेगा ना बाहर दुश्मनों को, कि तो अपने काम में बिजी होंगे, अपने त्योहारों में बिजी होंगे कुछ लोग। सरकार ने दिमाग लगाया, उसी टाइम ये ऑपरेशन हुआ। तो याद रखना है आपको, 1984 पाकिस्तान देखता ही रह गया और हमने 17 तारीख से पहले ही 14 तारीख को कब्जा कर लिया। किसके ऊपर? सियाचिन के ऊपर। तो सियाचिन है कहां? काराकोरम में। याद रहेगी बात? याद रहेगी सबको? एक बात ये है, इसके अलावा बहुत सारे ग्लेशियर, जैसे बॉल्टारो, वहां पे लिखा होगा बॉल्टारो, बियाफू, हिस्पर, रेमो, ये कुछ ग्लेशियर है? मार्क कर लो, वहां पे होंगे। ये कुछ ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स मतलब हिमनद, जो आपको इस क्षेत्र में देखने को मिल जाएंगे, ट्रांस हिमालय क्षेत्र है। मिल गया ना बेटा? मिल गया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी अपने एटलस में मार्क करते जाना। फिजिकल मैप में देखना, जहां ब्राउन ब्राउन पार्ट है ना, वहां पे आपको 2-3 नाम देखने को मिल जाएंगे। कुछ नाम नहीं होंगे तो मेंशन कर देना अलग से। ठीक है, चलो अब एक बात समझो, इसके नीचे क्या है? लद्दाख, और उसके नीचे क्या है? जास्कर। अब ये जो काराकोरम श्रेणी है, आगे देखना, पॉलिटिकल मैप में भी होगा, फिजिकल में भी, एक लेक आती है पैंगोंग सो झील। पैंगोंग सो झील भारत और चीन के बीच में ही है। और पैंगोंग सो झील से आगे जब खत्म होता है, तिब्बत का क्षेत्र लग जाएगा, वो तिब्बत में है ना बाकी हो पैंगोंग सो। वहां से फिर एक रेंज चलती है कैलाश। कौन सी लेक? वो है कैलाश। और कैलाश में ही है ओम पर्वत। कैलाश में कौन सा पर्वत है?
ओम पर्वत। ओम पर्वत उसकी हाई पीक में आता है, हाईएस्ट पीक में। और ओम पर्वत जो है आपका, उसको भगवान शिव का निवास स्थान बताया जाता है। देखिए उसके बारे में बड़ा रहस्य है। माउंट एवरेस्ट तो लोग पहुंच गए, लेकिन इस पर्वत पे कोई नहीं जा सका। कहते हैं कुछ मिथकों में, बोल दीजिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, या वैज्ञानिक भी इसको कुछ बल मिला है, इसे ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। कहा जाता है यहां पर मनुष्य की उम्र बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, यहां पर इंसान के नाखून बहुत तेजी से बढ़ने लग जाते हैं, और हाँ, नाखून, दाढ़ी, उम्र बहुत तेजी से आपकी बढ़ेगी। मतलब ये ना जब फिजिक्स के कंसेप्ट हैं उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, ठीक है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं लाइट, स्पीड ऑफ लाइट उससे तेज कुछ नहीं है, लेकिन ये सारे जो कंसेप्ट हैं यहां पर धरे के धरे रह जाते। जैसे हम ब्लैक होल के बारे में पढ़ रहे थे, याद आ रहा है? तो ऐसा कुछ यहाँ पे होता है। इसमें बहुत ही अलीक प्रकार की, मतलब कई ऐसे वैज्ञानिक प्रमाण हैं, आप कभी यूट्यूब में सर्च कीजिएगा। जो लोग इस तरफ गए तो अचानक से मौसम खराब हो जाता है, ना कोई जो हवाई यात्रा होती है, प्लेन वगैरह, कोई फोटो वोटो भी प्रॉपर शूट नहीं कर पाता। अपने आप कितना बड़ा उस्ताद हो, उसको लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, मतलब नहीं तो मेरी मौत होने ही वाली है, तो कोई इसको फतह नहीं कर पाया, जबकि इसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है। माउंट एवरेस्ट तो बहुत ऊंचा है, माउंट एवरेस्ट में लोग पहुंचे, उससे कम है, 6000 मीटर कुछ में है ये। लेकिन यहां पर पहुंचना आज तक किसी के लिए भी संभव नहीं हुआ है। इनफैक्ट चाइना ने अभी से नो फ्लाइंग जोन घोषित कर रखा है, मतलब यहाँ पे कोई हवाई क्षेत्र नहीं, मतलब कोई हवाई यान नहीं आएगा। तो कौन सा क्षेत्र है बच्चे ये? कैलाश। इसके नीचे तो करते हैं यात्रा, इसका परिक्रमा भी होती है। जो लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा में जाते हैं तो नीचे से परिक्रमा करते हैं, जाते हैं ना कई हिंदू पिलग्रिमेजेस, और सब कुछ मानसरोवर वगैरह, ये जो आपका राकसताल, ये झील वगैरह इधर पड़ती है, लेकिन इस पर्वत पर चढ़ नहीं पाए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये कहां पर पड़ता है? और ये ट्रांस हिमालय का ही भाग है, और ओम पर्वत है इसका नाम। आप गूगल वगैरह पे देख लेना, ओम पर्वत आपको ओम शेप का दिख भी जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आ गया लद्दाख। लद्दाख का क्षेत्र भारत में आप जानते हो शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, ठंडा मरुस्थल के नाम से। और उसके बाद आपका आ गया जास्कर। अच्छा, लद्दाख की राजधानी, लद्दाख हमारा यूटी भी है, लद्दाख की राजधानी लेह है, और लेह सिंधु नदी के किनारे पर ही, आप देख लीजिएगा। उसके बाद जास्कर श्रेणी आ गई है। जैसे ही जास्कर को आप पार करते हैं तो तब आपका लगेगा क्या? महान हिमालय। क्या लगेगा आपका? ग्रेट हिमालय। लेकिन अब एक चीज आ रही है, ग्रेट हिमालय जो अब मेन हिमालय है और ट्रांस हिमालय के बीच में, अब ऐसा थोड़ा है कि हम गांव से शहर जा रहे हैं तो गांव से एकदम शहर आ गया। बीच में क्या आता है? बीच में क्या आता है? एक ट्रांजिशन जोन, जहां से बदलाव होता है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, इसके बीच में, किसके बीच में? ट्रांस हिमालय के और इधर महान हिमालय के बीच में एक जोन पड़ता है जिसे बोलते हैं ITSZ। क्या बोलते हैं? ITSZ, इंडो सांगपो सचर जोन। क्या बोलते हैं? इंडो मतलब इंडस नदी से बना है, इंडो सांगपो सचर जोन। उत्तराखंड की कई परीक्षाओं में पूछा है। MCT कहां पड़ता है, MBT कहां पड़ता है, HFF कहां पड़ता है, हिमालयन फ्रंटल फ्रंट। लेकिन यहां पर बात हो रही है सबसे पहला, जो आप कौन सा देख रहे हैं? इंडो, मतलब एक तरफ से इंडस नदी आ रही थी ना, दूसरे सोंगपो ब्रह्मपुत्र का नाम है, सचर जोन। तो कभी पूछ लिया जाए ITSZ किसके बीच में लाई करता है, तो आप उत्तर क्या लिखेंगे? ट्रांस हिमालय एवं महान हिमालय के मध्य। फॉल्ट है ये, फॉल्ट समझते ना, फॉल्ट पढ़ा है ना हमने, ये फॉल्ट है, ये गैप है। इसके बाद लगेगा आपका कौन सा हिमालय? महान हिमालय। तो इसका नाम याद रखेंगे ITSZ। इसे इंग्लिश में लिखते हैं इंडो, कुछ बच्चे बोल रहे हैं टी कहां से आ गया, तो टी लिखा जाता, सोंगपो की स्पेलिंग टी से होती है, इंडो सोंगपो सचर जोन, टी साइलेंट होता है, ठीक है। हो गई बात क्लियर? चलिए, तो इसको फिलहाल आज यही रोकेंगे। अब आप मुझे प्रश्न के उत्तर दीजिए जो आपको आज शुरू में प्रश्न दिए थे। भारत की किन राज्यों की सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? इसका उत्तर आप दीजिए बेटे।
हाँ, अरुणाचल, नागालैंड, हाँ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये उत्तर से दक्षिण आपने सही क्रम भी बताया है, बिल्कुल सही। ऊपर अरुणाचल है। अरुणाचल की सीमा किसी और देश से भी लगती है बच्चे? और ठीक है, बहुत बढ़िया। तिब्बत, भूटान, मतलब चाइना, भूटान और म्यांमार। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न आप बोलिए बेटे, जो आपके बगल में, राहुल। ठीक है, ऑनलाइन कोई इसका उत्तर करना चाहेगा दूसरे प्रश्न का? भारत का दक्षिणी बिंदु कितने अक्षांश पर है, इसका क्या महत्व है, और क्या पूछा था, और सामरिक और विश्व व्यापार में क्या महत्व है? कोई करना चाहेगा इसका आंसर ऑनलाइन? स्टूडेंट्स, दिया, अंजू, सीमा जी, शालिनी जी, शुभम जी, सोनम जी, सैमसंग जी, कौन? अरे कोई नहीं बोलना चाहेगा ऑनलाइन? आप बोलना चाहेंगी? दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, बहुत बढ़िया। भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, पिग्मिलियन पॉइंट भी बोल देते। इंदिरा पॉइंट कितने अक्षांश पे है? 0 डिग्री 4 सेल्सियस पे सर। 6 डिग्री 45 मिनट क्या नॉर्थ, उत्तर। ठीक है, जी उत्तर। ठीक है। और किस में है ये इंदिरा पॉइंट? किस में है? ग्रेट निकोबार द्वीप में, ग्रेट निकोबार द्वीप में। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो है इसका कौन सा महत्व था? सामरिक महत्व। सामरिक महत्व तो इसका ये है कि भाई चीन जो है वो भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। ये वो क्षेत्र है जहां से ऑस्ट्रेलिया पहुंचा जा सकता है, पूर्वी एशिया जाया जा सकता है। यानी कि ये क्षेत्र जो है भारत को एक्स्ट्रा एक्सेस देता है। एक्स्ट्रा एक्सेस देता है किस मामले में? किस मामले में एक्स्ट्रा एक्सेस दे रहा है? इंडियन ओशन में। हमारी लोकेशन वैसे ही इंपॉर्टेंट है और इसके कारण हमारी समुद्री सीमा भी बढ़ती है। इसके कारण हमारा जो इकोनॉमिक जोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो बढ़ता है। तो ये अपने आप में हमारे को इंपॉर्टेंस दे रहा है। यानी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इसलिए है, रणनीतिक रूप से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से मलक्का जल संधि बहुत पास है और मलक्का जल संधि से ही चीन का बहुतायत में व्यापार, ट्रेड होता है। और अगर कभी कारण भारत चीन के बीच में तनाव बढ़ता है तो भारत यहां से, ये चोक पॉइंट के पास है ना मलक्का जो चोक पॉइंट है, तो भारत यहां से चीन के लिए नाकाबंदी कर सकता है। समझ में आ रही है बात? तो ये इसका महत्व है। दूसरा क्या है? दूसरा ये विश्व व्यापार के लिए बहुत सारा ट्रेड व्रेड यहां से होता है। तो अब भारत सरकार इसको ऐसे डेवलप कर रही है कि कल के दिन मान लीजिए बड़े बड़े शिप आ रहे हैं, कंटेनर्स आ रहे हैं, उनको रुकना होता है जैसे, या माल इधर से उधर जाता है, तो थोड़ा सा जैसे सिंगापुर पैसे कमाता है, जैसे इजिप्ट पैसे कमाता है, वैसे भारत भी इस क्षेत्र से क्या कर सकता है? पैसे कमा सकता है। यहाँ पे हमें इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। भारत सरकार उसके लिए प्रयास भी कर रही है और इससे ग्लोबल पोजीशन में जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, तो बहुत सारे जापान, कोरिया से, जापान से, ठीक है ना, और फिलीपींस से जो इस तरफ आएंगे तो वहां पे उनको एक ट्रेड पैसेज मिलेगा, एक रेस्टिंग पॉइंट भी होगा उनके लिए, और कुछ चीजें एड ऑन होनी है, कुछ चीजें हटानी है, ऐड करनी है, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन बनती है ये काबर, इंडियन ओशन में, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन के रीजन में। तो उसके लिए भी इसका बहुत ज्यादा महत्व है। तो अब आप सारे महत्व को समझते हुए इसको इंगित कर सकते हैं। साथ साथ आप ये भी लिख देंगे भारत का स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन है वो इससे बढ़ जाता है। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन आयुष बोलेंगे। भारत का उत्तरवर्ती राज्य है हिमाचल प्रदेश। अभी तो हिमाचल प्रदेश है। इसकी राजधानी तो बहुत फेमस है, शिमला। मई में गया था मैं यहाँ, बहुत अच्छा मौसम था, शिमला बहुत पसंद आया मुझे। अच्छा शहर है शिमला, मसूरी से तो बहुत बड़ा है शिमला। अच्छा ठंडा फील हुआ। जाखू मंदिर है यहाँ पे, हनुमान जी का बहुत बड़ी मूर्ति है, जाखू मंदिर। शिमला में रिज है, द रिज। मॉल रोड तो हर जगह होती है पहाड़ों में। शिमला, शिमला राजधानी है। ब्रिटिश पीरियड में भी शिमला राजधानी रही है, आप जानते हो। और आपने शिमला सम्मेलन, शिमला समझौता
भारत पाकिस्तान के बीच में जो एलओसी डिसाइड हुई है, इसको प्रॉपर फॉर्मलाइज किया गया है शिमला समझौते से, ये आपने पढ़ा होगा। और आजादी से पहले भी शिमला समझौता हुआ था, है ना। तो शिमला में बैठकें होती हैं बहुत ज्यादा। शिमला इंपॉर्टेंट है, कैपिटल भी रहा है ब्रिटिश पीरियड में, विंटर जैसे समर कैपिटल के रूप में। तो अब आपको, जैसे आपको ना नैनीताल उत्तर प्रदेश की कैपिटल रहा है, यूनाइटेड प्रोविंस की। लखनऊ और नैनीताल दोनों कैपिटल थी। नैनीताल कैपिटल बन जाती थी गर्मियों में, वैसे ब्रिटिश सरकार की कैपिटल बन जाती थी शिमला गर्मियों में, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत गर्मी होती थी उस टाइम। तो याद रखिए शिमला इंपॉर्टेंट सिटी है। अच्छा, अब इसके आगे क्या पूछा था कि गठन। अब शिमला तो एक राज्य के रूप में गठित हुआ है, यूटी था पहले 1971 में। 1971 में शिमला राज्य के रूप में गठित हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब हिमाचल प्रदेश, शिमला उसकी राजधानी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बोलेंगे, सर आप बोलिए अगला क्वेश्चन। तो पूर्वोत्तर के सभी 7 राज्यों का नाम आप जानते हैं, कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है, असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, ये सब आप जानते हैं। इनमें असम राज्य ऐसा है, मतलब ज्यादातर राज्य असम से ही कट कट के बने हैं। 2 बड़े राज्य थे पहले यहाँ पे, नेफा यानी अरुणाचल और असम। तो असम से कट कट के राज्य बने हैं। फिर क्या था प्रश्न? इतना ही था। तो असम राज्य आप देख लीजिएगा, असम बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल बाउंड्री भी देखिएगा उसकी, और उसकी जो अलग बाउंड्रीज है वो भी। और भी है प्रश्न? अब आप बोलिए। तो कहाँ है चुंबी घाटी? एक नक्शा बनाया था मैंने, चुंबी घाटी कहाँ है? चुंबी घाटी ये जो सिक्किम है और भूटान है, ये वाला एरिया, ये है चुंबी घाटी। सिक्किम, भूटान, चीन, 3 देशों के, मतलब आप समझ लीजिए तीनों देशों के लिए इसका रणनीतिक महत्व है। और इधर पड़ता है डोकलाम, ये क्या पड़ता है? डोकलाम का क्षेत्र, जहां पर 2016 में विवाद भी हुआ था, भारत और चीन की जो सेनाएं आमने सामने आ गई थी। अब प्रश्न क्या था कि इसका भारत के लिए क्या महत्व? तो भारत के लिए तो महत्व आप सबको पता है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर ज्यादा दूर नहीं है। और कभी भारत और चीन के बीच में तनाव होता है तो ऐसी स्थिति में चीन अपनी सेना, क्योंकि यहां तक वो रोड बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, तो उसको कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा कि अपनी सेना, बड़ी सेना यहां भेज दे। और ऐसी स्थिति में वो भारत का ये क्षेत्र क्या कर सकता है? डिस्कनेक्ट कर सकता है, पूर्वोत्तर को डिस्कनेक्ट कर सकता है मुख्य भारत से। तो यहाँ पे हमारी रसद, यहाँ पे कनेक्टिविटी प्रभावित हो जाएगी, और ये स्थिति भारत के लिए बहुत गंभीर हो सकती है। तो भारत की सुरक्षा की दृष्टि से, भारत के संचार की दृष्टि से, और भारत में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आवागमन की दृष्टि से ये क्षेत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चीन के निकट अगर जितना होगा, चीन की यहाँ पर जितनी सेना की मौजूदगी होगी, प्रेजेंस होगी, तो वो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा ही उत्पन्न करेगी। और खतरा इस रूप में भी कि भारत के ऊपर दबाव बना सकता है इसको लेकर। कल के दिन वो, कल के जैसे बार्गेनिंग वगैरह होती है ना, तो एक दबाव के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए भारत को ये पसंद नहीं है कि चीन हमारे इतना करीब पहुंचे। चलिए, आज की क्लास आपकी यहीं खत्म होती है, समाप्त होती है। अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में कल। जय हिंद।